आज हम बात कर रहे हैं एक एनबीएफसी कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। आज हम इस कंपनी को डिटेल में समझेंगे। फाइनेंशियल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, प्रमोटर ने 100 रुपये का शेयर उठाया था मार्केट से और जिसको उन्होंने सेल कर दिया 200 से 250 के रेंज में। यानी लगभग 2 से 3 या 4 महीने में प्रमोटर ने 100% प्रॉफिट कमाया है अपने ही शेयर उठा के, अपने ही शेयर सेल करके। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा मैनेजमेंट सैलरी, जो कि मुझे ठीक ठाक लगती है इस कंपनी के बारे में। डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या पोजीशन है इस कंपनी के बारे में और मेरे क्या व्यूज हैं इस कंपनी को लेके। एंड एज यूजुअल लास्ट में एक आपको बोनस टिप दिया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा शेयर मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर या सक्सेसफुल पर्सन बनने में। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखते हैं। तो अभी करंट प्राइस है 229 रुपये। एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस काम क्या करती है? ये एक एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। जैसे बैंक होते हैं उसी तरह का काम इनका है बस, लेकिन बैंक वहाँ पे सेविंग अकाउंट खोल सकती है, एनबीएफसी वगैरह सेविंग अकाउंट नहीं खोलते हैं। दोनों का ही काम, बैंक का भी और एनबीएफसी का, दोनों का ही काम है मार्केट से पैसा उठाना और फिर लोगों को लोन देना। मार्केट से पैसा उठा के मार्केट में ही लोगों को लोन देना, सेम इसका काम है। अब हम कंपनी के अगर 1 ईयर हाई और 1 ईयर के लो प्राइस को देखते हैं तो 1 ईयर का लो है लगभग 81 रुपीज़ का एंड 1 ईयर का हाई है लगभग 360 रुपीज़ का। मार्केट कैप आप देखेंगे तो एक मिड कैप साइज की कंपनी है, अभी 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, 8 का ओनली। एंड इंडस्ट्री पी जहाँ पे 22 का है। ईपीएस की बात करें तो लगभग 29 रुपये का ईपीएस है, यानी ये हर 100 रुपये पे आपको 12-13 रुपये कमा के दे रही है। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो शायद ही आपको कोई कंपनी ऐसी दिखेगी जिसका डिविडेंड यील्ड आज की डेट में 13% के आसपास हो, वो भी एक प्राइवेट कंपनी। बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 338 का बुक वैल्यू है, यानी अपने बुक वैल्यू से कम के लेवल पे अभी ये शेयर मार्केट में अवेलेबल है। डिलीवरेबल भी देखते हैं तो ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल 25% की डिलीवरी है। अब इसका मैं आपको पहले फाइनेंशियल हम डिस्कस कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के बारे में। इसके अगर हम फाइनेंशियल को, अगर इसका पी रेशियो हम देखते हैं इसके कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन करके, तो एचडीएफसी मार्केट लीडर है हाउसिंग फाइनेंस में, लगभग 26% का इसका पी है, सॉरी 26 का पी है। एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का है 10 का। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अगेन वेरी अट्रैक्टिव पी विद 8 ओनली। पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन, ये देख सकते हैं 14-15 का पी है। तो देखा जाए तो अपने पीयर्स में अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे अभी हमें देखने को मिल रहा है शेयर ये। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, सितंबर 20 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 2500 करोड़ का लगभग, जो कि दिसंबर में भी कांस्टेंट रहा 2500 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है दिसंबर में 413 से 437 के लेवल पे। नेट प्रॉफिट भी उसी लेवल पे थोड़ा सा बढ़ा है, केवल 323 करोड़, जो कि सितंबर 20 में था, इंक्रीज होके दिसंबर 20 में 329 करोड़। वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी हो सकती है, लगभग 8 से 10 मिनट की, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी भी कंपनी के बारे में। आप 10 से 12 मिनट के अंदर देख सकते हैं कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और दोनों के ही क्या कारण हैं। मेरा क्या वो है, मैं आपसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें शेयर करता हूँ। और अभी इस फाइनेंशियल में भी मैं आपके साथ बैलेंस शीट डिस्कस करूँगा जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है इस वैल्यूएशन पे। अगर हम ग्रोस एनपीए देखते हैं तो ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट एनपीए देखते हैं तो अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% से, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखते हैं तो मार्च 19 में लगभग 17,000 का रेवेन्यू था, जो कि मार्च 20 में डिक्रीज होके 13,000 का हो गया। अगर यही रेवेन्यू हम देखते हैं आज से कुछ टाइम पहले मार्च 17 में, तो लगभग 11,000 का हुआ करता था, 11,000 करोड़ का। तो मार्च 19 से मार्च 20 में खासा गिरा है यहाँ पे रेवेन्यू, आप देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखें तो सेम वही है, 2561 करोड़ है मार्च 20 में, जो कि मार्च 19 में था 5600 करोड़, यानी हाफ हो गया है लगभग। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी लगभग हाफ हो गया है। मार्च 19 में था 4091 करोड़ रुपीज़ एंड मार्च 20 में ये हो गया है 2200 करोड़, यानी 4000 से प्रॉफिट सीधा 2200 करोड़ हो गया, यानी 45 से 48% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट का अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। टोटल अगर हम लायबिलिटी का साइज देखते हैं, बैलेंस शीट का साइज तो है 1 लाख करोड़ का।
एंड कंपनी का मार्केट कैप मैंने आपको बताया था केवल 10,000 करोड़ है। यानी अगर ये कंपनी आज की डेट में हमें खरीदनी है मार्केट से, वैसे तो हम खरीद नहीं सकते क्योंकि प्रमोटर के पास स्टेक है इसमें अच्छा खासा 50% के अराउंड। एक बार देख लेते हैं अभी करंट में क्या है, सॉरी 21% स्टेक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप और मैं अगर पैसे लेके जाओगे भी तो प्रमोटर क्या पता दे या ना दे, 99% चांस से नहीं देंगे, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस और सेबी गाइडलाइंस काफ़ी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि आपके मेरे पास पैसा है तो हम 10,000 करोड़ लेके जाएंगे हमें वो दे देगा, ऐसा नहीं होता है। मेरा क्या पॉइंट है यहाँ पे कि टोटल बैलेंस शीट का साइज है लगभग 1,03,000 करोड़, जिसमें से लगभग 15% का कंपनी के पास रिजर्व है 15,000 करोड़, बोरोइंग्स है 80,000 करोड़ की। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक का और एनबीएफसी का काम है मार्केट से पैसा उठाना और उस पैसे को फिर आगे लोन के रूप में देना, और फिर वहाँ का वो बीच का मार्जिन बस उसका प्रॉफिट होता है। सपोज मार्केट से मैंने पैसा उठा लिया 5% पे एंड मैंने यहाँ पे लोन बांटे 7% पे, 8% पे, 9% पे, तो मेरा जो मार्जिन है वो है लगभग 3 to 4%। तो यही इस एनबीएफसी और बैंकों का धंधा होता है। तो 80,000 करोड़ की इसकी बोरोइंग है, उसके बदले में लगभग 90,000 करोड़ के इसके पास असेट्स है। असेट्स मतलब जो इन्होंने लोन्स दिए हुए हैं आगे कस्टमर्स को। तो मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि 10,000 करोड़ में अगर हम कंपनी खरीदते हैं, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कंपनी हमें मिलती है 10,000 करोड़ में, सबसे पहले ये अपने पास रिजर्व आ जाएगा लगभग 15,000 करोड़ का। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बोरोइंग्स देखते हैं तो 80,000 करोड़ के यहाँ पे बोरोइंग्स है एंड जो लोन्स दे रखे हैं वो 90,000 करोड़ के, यानी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं। तो 15 और 10 25, तो 10,000 रुपये दे के कंपनी हमें मिल गई, एक बैठा बिठाया धंधा आराम से, यानी जो चल रहा है उसमें कोई हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, खाली जो चल रहा है वो धंधा हमें 10,000 करोड़ में खरीदने के बाद 25,000 करोड़ तो सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा। 15,000 करोड़ के रिजर्व जो मैंने आपको दिखाए एंड 10,000 करोड़ जो इसने एक्स्ट्रा लोन बांटा हुआ है मार्केट में। तो इस हिसाब से मेरे को ये कंपनी अभी सस्ती लगती है। लगभग इसका वैल्यूएशन 400 से 500 रुपये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा जो मुझे लगता है वो आने वाले 2 4 6 साल भर में ही आपको देखने को मिले। हो सकता है कि उसमें 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल भी लग जाए। और जिस तरह की अभी मार्केट सिनेरियो है एनबीएफसी के लिए, अभी थोड़ा सा मार्केट कंडीशन ख़राब ही है। इसके बाद अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको चार्ट एक बार खोल के दिखा देता हूँ पहले, तो हम आराम से डिस्कस कर लेंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे केवल 1 साल का चार्ट निकालते हैं। अब देखिए मेरा क्या पॉइंट है यहाँ पे, प्रमोटर की होल्डिंग है यहाँ पे दिसंबर 19 में 21.72, और उससे पहले भी अगर हम देखते हैं सितंबर में वो भी है 21.67। तो चलिए दिसंबर 19 में तो इन्होंने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, ना के बराबर 0.05 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसने मार्केट से शेयर उठाई है। इस टाइम कोविड की इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, ये नॉर्मल शेयर उठाई है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है जो इन्होंने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर 19 में 21.72 था, और जैसे ही मार्च 20 हो आया, यानी जब कोविड बिल्कुल अपने चरम सीमा के आसपास चल रहा था और जब मार्च में अचानक गिरावट देखी गई 23 मार्च 24 मार्च को, तो मेरा ऐसा मानना है इसी टाइम कंपनी ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है। प्रमोटर ने अपनी इस कंपनी में 21.72 से स्टेक सीधा इन्होंने 23.09 कर लिया। और अब अगर मैं प्राइस आपको दिखाऊं मार्च में दिसंबर के मुकाबले, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दिसंबर 19 में प्राइस अगर हम देखते हैं 2 साल का चार्ट, दिसंबर 19 में यहाँ पे प्राइस था लगभग 300 रुपये का। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाया है, लगभग 260-70 के आसपास कहीं भी ख़रीदा होगा। उसके बाद यहाँ पे इस लेवल पे लगभग 200 के रेंज के आसपास यहाँ पे कंपनी ने ख़रीदा है। हो सकता है 160-70 के लेवल पे ख़रीदा हो, देखो 160 भी आया था लास्ट क्वार्टर में। उसके बाद कंपनी ने जब यहाँ पे इस लेवल पे यानी मार्च के आसपास, मेरा मानना है इन्होंने शेयर मार्केट से उठाए हैं, और नाना करते हुए इन्होंने 80 से 100 के बीच में शेयर उठाए है, जो इसका लोएस्ट लेवल है 80 के आसपास। मेरा मानना है 100 रुपये में इन्होंने माल यहाँ पे भरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 20 में स्टेक 21.72 से बढ़ के 23.09 हो गया है।
उसके बाद भी अगर देखेंगे 100 रुपये का उठाने के बाद जब इनको पता चला कि शेयर सस्ता मिल गया है और थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट फटाक से भाग गया अगले 3-4 दिनों के अंदर ही, तो इन्होंने थोड़े से शेयर और उठा लिए। जून 20 में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी लगभग इन्होंने 0.57 से अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज किया है, यानी मार्च में भी खरीदा है, जून में भी खरीदा है। अब मैं आपको जून का भी प्राइसिंग दिखा देता हूँ, जून में क्या प्राइस था। मार्च में तो हमने देख लिया लगभग 80 रुपये के आसपास था जो इन्होंने शेयर उठाया, 80-100 के बीच में एवरेज मान लेते हैं। उसके बाद अप्रैल मई जून में भी इन्होंने शेयर उठाया, तो हो सकता है यहाँ पे इन्होंने 100-110 के आसपास उठाया हो, क्योंकि एक ही क्वार्टर में अगर ये 3% तक बढ़ा देंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाता है कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने कभी भी शेयर उठाया होगा, मेरा मानना है कि 110-120 के आसपास इन्होंने यहाँ पे शेयर उठाए हैं इस वाले क्वार्टर में, अप्रैल मई जून के क्वार्टर में। उसके बाद आप देख सकते हैं जून के बाद ये शेयर लगभग 250 रुपये का पहुँच गया था 22 जून को। उसके बाद जो इसका शेयर प्राइस है 228-30 देख सकते हैं आप, 235 का लेवल है जून के बाद। अब मैं आपको दिखाता हूँ गेम क्या हुई है। यहाँ पे इन्होंने इस 3 क्वार्टर में शेयर भर लिए, चाहे वो 80-100 के लेवल पे लिया हो या 100 टू 120 130 के लेवल पे लिया हो। इसके बाद इन्होंने सितंबर में सारे ही शेयर अपने सेल कर दिए, सारे ही मतलब जो इन्होंने स्टेक बढ़ाया हुआ था। जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे दिसंबर 19 से, तो लगभग उस लेवल पे ही ये अपनी होल्डिंग ले आए, यानी कितना लगभग 3% की होल्डिंग इन्होंने सेल कर दी फटाक से। 23.66 में अगर आप लेस करोगे 21.70 तो ये आएगा 2.96, तो लगभग 3% का स्टेक इन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में निकाला है। अब हम जुलाई अगस्त सितंबर का यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं। जुलाई की अगर बात करें तो देख सकते हो आप, जून में यहाँ पे तो खरीदा ही था इन्होंने, जुलाई में जो प्राइस आया था मैक्सिमम यहाँ पे 250 आ रहा है, देख सकते हैं आप। जुलाई में 250 आया, 180 भी हालांकि आया था यहाँ पे, 220 आया यहाँ पे, अगस्त में भी लगभग 230 आया। तो कहने का मतलब है इन्होंने शेयर यहाँ पे खरीद लिए 100 से 120 के रेंज में, और यहाँ पे नाना करते हुए 200 से 250 रुपये के बीच में आराम से शेयर बेचा है। तो अगर 80 में ख़रीदा है, सॉरी 81 में जो लोएस्ट लेवल है 85 में ही ख़रीदा हो, तो भी इनको 3 गुना प्रॉफिट हो गया अगर इसने 240-50 का निकाला होगा। तो कहने का मतलब है छोटे से टाइम पीरियड में 3-4 महीने के अंदर ही कंपनी ने 100 से 200% पैसा बनाया है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आपके क्या इसके पीछे एनालिसिस है, आपका क्या मानना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे को काफ़ी नेगेटिव लगा यहाँ पे प्रमोटर के बारे में। उसके बाद अगर FII की स्टेक देखते हैं तो FII लगातार अपना स्टेक यहाँ पे सेल कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने दिसंबर में थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है यहाँ पे 28 से 32। और अगर हम DI की बात करते हैं तो DI में 2 चीज़ें होती हैं, जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यहाँ पे हो देखने को मिलता है हमें। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग तो ना के बराबर है। LIC की बात करें तो LIC ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे ज़रूर सेल किया है सितंबर में, लेकिन मुझे इनके स्टेक सेल करने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कोई माल खरीदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सस्ते में माल उठाया हो मार्च में या जून में। इन्होंने सितंबर में देखा कि मार्केट कंडीशन ख़राब है, कोविड का टाइम है, NPA को लेके यहाँ पे काफ़ी चिंताजनक बातें चल रही थी, तो इन्होंने थोड़ा सा अपना इंक्रीज जो अपने स्टेक है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ किया 0.10 से, ना के बराबर। पहले भी इनका 11% का स्टेक था लगभग, और आज 10% का स्टेक है, तो लगभग 1% के आसपास इन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे कम किया है, 10.82 से 9.92। तो 1% स्टेक कम किया है, बिना शेयर सस्ते में खरीदो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर एक्चुअली देखा जाए LIC के बारे में, तो LIC लगभग 10% होल्ड कर रही है मार्च 18 से, एंड इस टाइम अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो ये 400, 800, 1200 तक के लेवल पे था। तो इन्होंने जो शेयर सेल किया है ये इन्होंने लॉस में ही बुक किया है, मेरा कहने का ये मतलब है आपसे। अगर पीछे की आप होल्डिंग देखेंगे, हो सकता है इन्होंने 4, 6, 8, 10 साल पहले माल उठाया हो सस्ते में, अलग बात है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मार्च 18 और 18-19 में ये लगभग 800-1000 रुपये का शेयर हुआ करता था। तो उस प्राइस के मुकाबले इन्होंने अपना शेयर बेचा होगा यहाँ पे 1% जो सेल किया है मात्र 200 रुपये के आसपास, तो इनको तो एक्चुअली लॉस ही हुआ है। तो LIC का इसमें मेरे को जो स्टेक कम हुआ उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक की अगर बात करें तो यहाँ पे पब्लिक ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है, आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर ने धीरे धीरे आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करते हैं तो। अब मैं आपको अपना व्यू बता देता हूँ। उससे पहले अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब मैं अगर मैनेजमेंट सैलरी की बात करता हूँ तो वो मुझे ठीक ठाक लगती है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें, यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, इस टाइम मैनेजमेंट ने 35 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करी है आउट ऑफ टोटल सीलिंग जो कि कंपनीज एक्ट के द्वारा दी गई है 277 करोड़ की। 277 में से 35 करोड़ की सैलरी मुझे बताता है कि चलो ठीक है, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि 250-300 करोड़ मिल रहे हैं तो सारा लपेट लो, जैसा कि अमर राजा बैटरी में हमें देखने को मिला था। अगर आपने अमर राजा बैटरी की वीडियो या नोटिफिकेशन आपने मिस कर दी हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो कंपनीज एक्ट की तरफ से सीलिंग है ये भाई साहब उससे भी ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। उसमें मैंने रीजन के साथ बताया हुआ है ऐसा कब हो सकता है और ये क्यों कर रहे हैं लोग, भगवान जाने क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक ये काफ़ी नेगेटिव लगता है मुझे अमर राजा बैटरी के बारे में, जो कि मैंने उसमें आपसे डिस्कस किया है। हालांकि अमर राजा बैटरी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके जो फाउंडर है समीर गहलोत, वो लगभग 12 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, प्रमोटर है, फाउंडर है, तो महीने का 1 करोड़ ले रहे हैं, वो उनका अपना डिसीजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे अपना व्यू बताऊं तो पहले भी ये मेरे पोर्टफोलियो में था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ शेयर मैंने रखे हुए, कुछ मैंने इसमें सेलिंग ज़रूर करी है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ किस लेवल पे मैंने सेल किया है। आप देख सकते हैं आज इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, केवल 20 शेयर सेल किए हैं, लगभग 5,000 का माल, और जो इसकी क्लोजिंग है वो 229 के आसपास है। अगर मैं सेल नहीं करता तो 300 रुपये मेरा जो ये वैल्यू है ये और डाउन हो जाता। और आज का अगर हम हाईएस्ट देखते हैं तो 247 का हाईएस्ट है, लगभग हाईएस्ट के आसपास ही 245 के आसपास बेचा है हमने। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि 250 के आसपास का ही इसका लेवल है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे तो 250 के आसपास ही जाता है, इससे ऊपर ये जाता ही नहीं है। इससे पहले भी यहाँ रखा है, जब मैंने बजट से पहले की बात है, जब हमने शेयर बजट से पहले सेल किया था 247 के आसपास ही। हालांकि बजट से जस्ट पहले 1-2 दिन पहले ही जब मार्केट में क्रैश हुआ था 1000 पॉइंट्स का निफ्टी में, तो उस टाइम हमने इसको 190 के लेवल पे एक्यूमुलेट किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया हो तो मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, और आई विल ट्राई कि मैं आपको उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे मतलब या ये प्रेस कर यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा सकूँ। 190 के लेवल से अगर 245 247 देखते हैं तो लगभग 30% का हमें भगवान की दुआ से पिछले 10 से 15 दिनों में प्रॉफिट हुआ है। माना कि चलो मेरे पास मान 10,000 या 20,000 के ही शेयर हैं, लेकिन 20,000 का भी अगर मैं 30% निकालता हूँ, एक कंपनी से 6,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे मिलता है 1-2 महीने में या 15 दिन में, तो मेरा पेट भर जाता है। अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा है, आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, मेरा पोर्टफोलियो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैंने अपना दिखा भी रखा है लाइव पोर्टफोलियो आपको, मेरा 10 लाख के आसपास रहता है। आपका पोर्टफोलियो अगर 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी रख सकते हो। अगर कोई शेयर एक्चुअल में 2-2 करके खरीद रहा हूँ तो आप वो 20-20 करके खरीद सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर पोर्टफोलियो साइज, कि हमारा पोर्टफोलियो का साइज कितना है। लेकिन हमारे पास इतना कैश होना चाहिए कि उसको जब जब शेयर गिरे तब तब हम एक्यूमुलेट कर सके। ऐसा नहीं कि हमने एक ही बार में शेयर खरीद लिया और जब मार्केट गिरेगा तो हम आराम से बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख के तमाशा देख रहे हैं। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले शेयर मार्केट को समझना ज़रूरी है।